नमस्कार विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम कहानी संकलन में दी हुई कहानियों का अध्ययन करेंगे, उन कहानियों की व्याख्या करेंगे, उनके लेखक एवं रचना का परिचय प्राप्त करेंगे। आज की हमारी कहानी है दुलाई वाली, जिसकी लेखिका हैं बंग महिला। बंग महिला एक प्रसिद्ध कहानीकार हैं और उनका वास्तविक नाम श्रीमती राजेंद्र बाला घोष था। उनके पिता का नाम राम प्रसन्न घोष तथा उनके पति का नाम पूर्णचंद्र था। कलकत्ता के पास ही चंद्रनगर नामक गांव में वो पैदा हुई। उनकी जन्म तिथि ज्ञात नहीं है, हाँ, लेकिन यह जरूर है कि 1904 ईस्वी के लगभग वो कहानियां लिखने लग गई थी। बंग महिला की जो कहानियां थी वो उस समय की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती थी और कुसुम संग्रह नाम से एक कहानी संकलन भी उनका प्रकाशित हुआ। बंग महिला को सर्वाधिक जो प्रसिद्धि मिली वो उनकी कहानी दुलाई वाली के लिए, क्योंकि जब हिंदी की प्रथम कहानी की चर्चा चलती है तो दुलाई वाली का नाम जरूर आता है। तो हिंदी की पहली कहानियों में जिन जिन कहानियों का नाम है उनमें दुलाई वाली को भी शामिल किया गया है और कई विद्वान हिंदी की इसे प्रथम कहानी मानते हैं। यह कहानी 1907 ईस्वी में सरस्वती के भाग 8 संख्या 5 में प्रकाशित हुई थी। तो प्रश्न उठता है कि बंग महिला की दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? तो सरस्वती पत्रिका में हुआ था और 1907 में। ये तो हुआ लेखिका का परिचय। दुलाई वाली जो कहानी है उसके बारे में पहले हम थोड़ा सा जान लें। दुलाई वाली कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी होने का गौरव प्राप्त है, अर्थात बहुत सारे विद्वान इसे हिंदी की पहली मौलिक कहानी मानते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो 11 वर्ष का समय नामक कहानी लिखी, लेकिन यह 11 वर्ष का समय दुलाई वाली से पहले ही लिखी गई थी, किंतु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस संदर्भ में कहते हैं कि यह कहानी आधुनिकता के लक्षणों से युक्त अवश्य थी और किशोरी लाल जी की पूर्व प्रकाशित दोनों कहानियों से श्रेष्ठ थी, फिर भी दुलाई वाली में जैसा निखार है वैसा इसमें नहीं है। तो इस कथन से स्पष्ट होता है कि दुलाई वाली कहानी जो थी वो कहानी के तत्वों को अपने में समेटे हुई एक श्रेष्ठ कहानी थी। इसकी जो घटना है, जो इसकी कहानी बहुत सीधी और सरल है और उस समय के हिसाब से ये कहानी बड़ी प्रभावशाली भी है। लोक भाषा का भी इसमें प्रयोग हुआ है। कहानी का जो अंत है बड़ा ही रोचक है। पाठक के मन में जिज्ञासा भी बनी रहती है और ऐतिहासिक महत्व तो है ही,
क्योंकि ये हिंदी की आरंभिक कहानियों में से एक है। तो चलिए विद्यार्थियों, अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं। इस कहानी को पढ़ते हुए हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो दुलाई वाली, जिसकी लेखिका है बंग महिला। कहानी का जो प्रारंभ है वो काशी के दशाश्वमेध घाट से शुरू होता है। 4 कहानी के भाग हैं, 4 पार्ट में इसको विभाजित किया गया है। काशी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी ही तेजी के साथ गोदौलिया की तरफ आ रहा था। काशी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान किया और वो गोदौलिया की तरफ आ रहा था और उसके हाथ में एक मैला सा तौलिया और उसमें ही भीगी हुई लपेटी हुई एक धोती थी और उसके दूसरे हाथ में सुरती की गोलियां और कई डिब्बियां और सूंघने की एक पुड़िया थी। समय दिन के 11 बज रहे थे। वह आता है अपने मकान में और मकान की जो स्थिति बताई गई है, ऐसे ही पुराना सा मकान है और वो व्यक्ति आकर के और मकान में ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ एक कोठरी में उसने अपने हाथ की चीजें रख दी और फिर वो सीता सीता कहने लगा। अंदर से एक 10 साल की बच्ची आती है और वो पुरुष जो है वो उससे कहता है कि अपनी बहन को बुला दो। सीता अंदर चली जाती है और फिर उसकी बहन आती है और वो पुरुष उससे कहता है कि हम लोगों को आज ही जाना है। जब ये बात अचानक से सुनती है वो स्त्री, तो बड़ी ही उसको गुस्सा आता है और वो कहती है कि ऐसे कोई जाना होता है क्या? अगर जाना होता है तो पहले बताना चाहिए था। ऐसा लड़की कभी इतनी जल्दी विदा नहीं होती। इस पंक्ति से हमें ये पता चला कि वो जो स्त्री अंदर से आई थी वो उस घर की बेटी थी और वो कह देती है कि आज तो किसी भी सूरत में जाना नहीं होगा। ये जो दशाश्वमेध घाट से स्नान करके जो पुरुष आया था, अब उसका नाम आता है वो कहता है कि आज मेरा मित्र नवल किशोर वो कलकत्ता से आ रहा है और उसकी नई बहू भी साथ है और इसलिए मैंने उसे कह दिया कि भाई हम साथ चलेंगे, क्योंकि उसने मुझे बोला था कि हम मुगल सराय से साथ इलाहाबाद चलेंगे, इसीलिए अब हम चल रहे हैं। तुमको जो भी तैयारी करनी है तुम जल्दी से कर लो। बात से पता चला कि नवल किशोर का वह बहुत अच्छा मित्र है। अच्छी उनकी हंसी से ठट्ठा भी चलता रहता है। दूसरे जो भाग है उसमें फिर ये बताया है कि जो वो स्त्री है, जो वो पुरुष है जो स्नान करके आया है, उन सब का परिचय देते हुए और फिर कहानी आगे बढ़ती है। ये जो पुरुष दशाश्वमेध घाट से स्नान करके आया था, ये वंशीधर है। ये इलाहाबाद के रहने वाले हैं और बनारस में इनकी ससुराल है। स्त्री को विदा कराने के लिए आए हैं। इनकी ससुराल में एक इनका साला है, साली है और सास के सिवा कोई नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि ससुर जी इनके नहीं हैं। नवल किशोर इनका दूर के नाते में ममेरा भाई है और दोनों की मित्रता काफी प्रसिद्ध है, गहरी मित्रता है। एक जान दो शरीर हैं वो।
वंशीधर ने जब पक्का मन बना लिया कि जाना ही है, क्योंकि नवल किशोर ने कह दिया था, तो सीता भी अपनी बहन के साथ जाने के लिए कहती है, लेकिन माँ मना कर देती है और वो लड़की की विदा की तैयारी करने में लग गई है। स्त्री का नाम है जानकी देवी। अब समस्या ये खड़ी हुई कि इक्का लाने या गाड़ी लाने कौन जाएगा, क्योंकि ससुराल में तो और कोई ऐसा है नहीं, नौकर चाकर है नहीं, क्योंकि बाप का साया तो पहले ही उठ गया था इसलिए। और जो उनके सालेराम है उनकी तबीयत भी अभी अच्छी नहीं थी। वंशीधर कहता है कोई बात नहीं, मैं ही ले आता हूं। वंशीधर इक्का ले आए और जो भी सामान था वो इक्के में रख दिया और बैठ गए। जानकी देवी भी रोती है और इस प्रकार उनकी विदाई हो जाती है। अब जो इसमें एक जो लाइनें आती हैं वो स्वदेशी को लेकर के हैं। कहने का तात्पर्य है कि लेखिका कहीं न कहीं अपनी कहानी के माध्यम से स्वदेशी की उपयोगिता, उसके महत्व को दर्शाती है और इस बात का संकेत करती है कि हमें स्वदेशी ही वस्तुएं अपनानी चाहिए, विदेशी नहीं, क्योंकि अंग्रेजों का टाइम था, ये उनका समय था। तो दोनों जो हैं वो इक्के में बैठ स्टेशन के पास पहुंचते हैं। जानकी देवी अच्छी तरह से अब अपनी आंखें वगैरह पहुंच चुकी है, थोड़ी वो हो गई है सही से। दोनों जैसे ही चुपचाप जा रहे हैं, अचानक वंशीधर की नजर अपनी धोती पर पड़ी और उससे किससे? अपनी पत्नी से, जिसका नाम क्या है? जानकी देवी। उससे बोले, अरे कि मुझे तो देशी धोती पहनकर आना था और मैं तो गलती से विलायती पहन आया, और जो मेरे मित्र हैं नवल, वो तो कट्टर स्वदेशी हैं, वो तो बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। अगर उन्होंने मुझे ये विदेशी धोती पहने देख लिया तो मुझे 2-4 बातें सुनाएंगे, और फिर वो इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि उसका कहना भी ठीक ही है कि स्वदेशी ही वस्तुएं अपनानी चाहिए, विदेशी नहीं। भाई हम क्यों बेकार में विलायती चीजें खरीदें और अपने रुपए की क्यों बर्बादी करें, क्योंकि हमारा रुपए तो बाहर चला जाएगा। अगर हम अपने यहाँ की ही वस्तुएं खरीदेंगे तो हमारा पैसा हमारे देश में ही रहेगा। इन पंक्तियों के माध्यम से बंग महिला ने स्वदेशी के महत्व को दर्शाया है। लेकिन जानकी देवी कहती है कि धोती पहनने से काम है, कोई भी पहनो। उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और टिकट लेकर यथा समय वो पर बैठकर वंशीधर राजघाट पार करके मुगलसराय पहुंच गए। वहां पुल लांघा उन्होंने, प्लेटफॉर्म पर जा बैठे और अपने मित्र से मिलने की, मित्र का नाम नवल किशोर, उससे मिलने की खुशी उनको बहुत हो रही है। और देखते ही देखते वो देखते हैं गाड़ी का धुआं भी उन्हें दिखाई दे जाता है। सभी मुसाफिर अपना अपना सामान संभालते हैं कि भाई गाड़ी आई है तो उसमें बैठना है। जैसे गाड़ी आती है वो देखते रहते हैं वंशीधर की कहीं उनका मित्र उन्हें दिखाई दे जाए। फिर वो एक एक डिब्बे में भी जाकर देखते हैं, लेकिन उन्हें नवल कहीं नहीं मिलता। अंत में वो सोचते हैं कि उसने मुझे चिट्ठी तो लिखी थी, पर वो आया क्यों नहीं? ऐसा तो नहीं कि कहीं उसने मुझे उल्लू बना दिया हो। फिर उन्होंने जानकी को जनानी गाड़ी में अपनी पत्नी को उन्होंने बिठा दिया और उसकी पत्नी ने पूछा भी कि नवल की बहू कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि वह नहीं आए होंगे, कोई हो सकता है काम आ गया हो, और उसके बाद वो बगल वाले कमरे में जाकर बैठ गए। जो कमरा था वो आने वाले मुसाफिरों से भरा हुआ था और इसीलिए फिर वो तीसरे दर्जे में उनको बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में वंशीधर बैठे थे उसमें कुल मिलाकर 10-12 व्यक्ति बैठे होंगे, स्त्री और पुरुष मिलाकर के।
गाड़ी समय पर छूट जाती है, वो सोचते रहते हैं कभी नवल के बारे में, कभी क्या, और इस तरीके से कई स्टेशन पार करके गाड़ी मिर्ज़ापुर पहुंचती है। यहाँ तक 2 भाग हमारे पूरे हो गए। अब आगे क्या होता है इसके बारे में हम अपने अगली कक्षा में, अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।